हेलो दोस्तों। तो दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। हम लोग यूपीएससी का बेसिकली 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले दो पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग बेसिकली ट्रिक्स और लॉजिकल गेसिंग को किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप ट्रिक्स और लॉजिकल गेसिंग का ये वीडियोस देख रहे हैं, बार बार देखने से वो तो आपके जहन में जा रहा है, बैक ऑफ द माइंड में आप कहीं ना कहीं इन सब ट्रिक्स को जब खुद पेपर सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप यूज़ करने लग जाएंगे। बट मैं यही कहूँगा कि ये ट्रिक्स को आप कुछ कुछ जगह पर नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। एक कॉपी बना करके अलग से ट्रिक्स का, या फिर दो चार पन्ने निकाल करके आप वहाँ पे ये ट्रिक्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रिक्स हैं। एग्जाम का जब प्रीलिम्स का डेट रहेगा उस दिन रास्ते में जाते टाइम या फिर उसके एक दिन पहले उन सब ट्रिक्स को एक बार रिवीजन करके जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री विस्ट्री रिवाइज करते रहते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा गैप दे करके ट्रिक्स को भी रिवाइज करना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, कहने का ये मतलब है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन से। ये यूपीएससी ने पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सी दिया हुआ है और बॉर्डरिंग कंट्रीज बताना है कि ये जो सीज है इसको बेसिकली कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं। तो ये पहला दिया एड्रियाटिक सी, इसको अल्बेनिया करते हैं, बात राइट है, ठीक है। ब्लैक सी को क्रोएशिया नहीं करता है, कैस्पियन सी को कजाकिस्तान करता है, और मेडिटेरेनियन सी को मोरक्को करता है, और रेड सी को सीरिया नहीं करता है। इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपने इन सीज के बारे में नहीं पढ़ा है, तो पता होना चाहिए। यूट्यूब में मैंने कोई एक वीडियो देखा था जहाँ पे बेसिकली इन जितने भी सीज है ना उसको एक निमोनिक्स के फॉर्म में बताया गया था, ठीक है, कि ब्लैक सी को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि जितने भी सीज है उसे निमोनिक्स के थ्रू कैसे मतलब लर्न किया जाए, तो वो आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो देख करके आप ये जितने भी सीज वाले पोर्शन है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, देखिए, जो जिन लोगों का जो चीज़ अच्छा होता है उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही है कि किस तरीके से हम सिलेबस को कंप्लीट करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है या फिर जहाँ से यूपीएससी बेसिकली क्वेश्चंस पूछता है वो छूटे नहीं हमारा, ठीक है। तो ये सीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के बारे में यूपीएससी ने वापस क्वेश्चन पूछा था एक साल के बाद में। तो इसीलिए इस एरिया को कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम में आप इसमें सबसे पहले किस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं? डी को एलिमिनेट करते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि पांच स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बेसिकली पांच ये पार्ट दिया हुआ है इसका। तो पांचों के पांचों तो राइट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो पक्का मिस्टेक होना फिक्स है। तो सबसे पहले डी एलिमिनेट होता। अब ए बी सी में आप मार्क करते कोई भी आंसर। अब ये क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते थे जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो ये पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इन पांचों सीज के बारे में वापस यूपीएससी पूछ लेगा, इसलिए पहले पढ़ करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 और 4, ठीक है। ब्लैक सी को क्रोएशिया नहीं करता और रेड सी को सीरिया नहीं करता है, बस पता होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 37 कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years, ठीक है। तो इसका आंसर इंडिया है। आपने कोई भी अगर ये पता ही रहता है नॉर्मली, इसमें कोई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा हो, चाहे आपने पीटी 365 पढ़ा हो, कुछ भी अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा भी अगर आप न्यूज़ ये सब फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर राइस का पिछले 5 साल से इंडिया ही है। इसके पहले जो था वो थाईलैंड था, लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए जनरली मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोगों को लगता है सेकंड इज चाइना, बट दैट इज अ रॉन्ग थिंग। जो सेकंड सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं राइस को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, दैट इज थाईलैंड आफ्टर इंडिया, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। फिर यूपीएससी ने पूछा था 38 में, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ग्लेशियर्स दिया है और रिवर्स दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा ग्लेशियर के पास में कौन सी रिवर्स थी। तो बंदरपुर जो है वो यमुना है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। अगर आपने ग्लेशियर्स पढ़ के रखा है और आप एग्जाम टाइम पे जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना 38 क्वेश्चन स्किप करने लायक क्वेश्चन था, अनलेस आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो, ठीक है। तो बंदरपूछ में यमुना ठीक दिया गया है। 12 सिगरी में चनाब रिवर है, सही बात है। मिलाम जो ग्लेशियर है वहाँ पे मंदाकिनी नहीं बहती है, ठीक है। वहाँ पे गोरे गंगा रिवर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मिलाम का मंदाकिनी नहीं है। तो आप जैसे ही थर्ड एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ से बी गया और यहाँ से डी गया, तो आंसर या ए होगा या तो आंसर सी होगा, ठीक है। सियाचिन में नुब्रा है और जेमू में मानस नहीं है, वहाँ पे तीस्ता नदी है। तो देखिए, ये पांचों में ना सबसे इंपॉर्टेंट इज जेमू, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, जेमू के बारे में आपने पढ़ा हो कि जेमू ग्लेशियर के पास में तीस्ता नदी है, ठीक है। और यूपीएससी बेसिकली आपसे जेमू के बारे में ही पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो 5 आपको पता है कि मानस नहीं होगा, ठीक है। तो आप जैसे ही 5 काटते हो, क्योंकि मानस जो है वो आप देखेंगे बेसिकली ये क्या कहते हैं, असम वसाम के साइड में, ठीक है। तो आप ये सोच करके कर सकते थे, जेमू आप थोड़ा सिक्किम विक्किम के साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सोच करके आप 5 को एलिमिनेट करते, जैसे ही 5 जाता है तो डी गया सी गया, आंसर या तो ए होता है या तो बी होता। अब ये दोनों में आपको रिस्क लेना था, थोड़ा नॉलेज का भी ये गेम था, ठीक है। बस
ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रिक्स इज अ सेकेंडरी थिंग, ठीक है। पहला पर्पस हम लोग का हमेशा प्राइमरी नॉलेज के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो 38 जो है उसका आंसर आपका हो जाएगा, 3 रॉन्ग है, 5 रॉन्ग है, इसका मतलब इसमें 1 हुआ, 2 हुआ और साथ ही साथ आपका 4 हुआ, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन 39 कि इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बन फ्यूरन मिथाइल पैराथियोन और ये फोरेट और ये जो ट्रायाजोफोस जो है इज व्यूड विद एप्रीहेंशन, तो ये केमिकल्स क्या चीज़ में यूज होते हैं बेसिकली। तो ये भी टफ क्वेश्चन था। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उस साल, तो उस साल के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन कवर था। रीजन बीइंग कि केरला गवर्नमेंट क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट ने कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के चक्कर में ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हुआ करते थे ये, तो उसे बैन करने की बात कही गई थी कि ये सब जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स है जो यूज़ किया जाता है बेसिकली, तो इसे बैन करेंगे ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। इसमें कोई ट्रिक्स फ्रिक्स नहीं लगेगा, पता है तो ठीक है, वरना इसमें आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना ये तो आप कुछ डिड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स और मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, तो इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं लग रहा है। अब एग्जैक्टली पता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वरना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में ही भलाई होती है। इस तरीके के किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो भी पता होना चाहिए। अब यूपीएससी में 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। 90 क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। 85 से 90 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें अच्छी बात है। 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो जो 8-9 क्वेश्चन है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं 39 जैसे क्वेश्चन। इस तरीके के जो सिंगल लाइन वाले स्टेटमेंट बन करके आते हैं ना, सिंगल लाइन वाले होते हैं, एक क्वेश्चन आ गया 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसी तरीके के क्वेश्चन को छोड़ा जाता है जिसमें दो ऑप्शन आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। 3 ऑप्शन आ रहा है वैसे क्वेश्चन को तो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना चाहिए। जितना ज्यादा ऑप्शन आ रहा है वो सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। 4 ऑप्शन वाले स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे ईजी होते हैं। 3 स्टेटमेंट वाले जो यूपीएससी पूछता है 1 to 4 है कि 1 2 या फिर 2 ओनली ऐसे करके, वो सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। पर ये जो सिंगल लाइनर वाले आते हैं इसी को अगर आपको छोड़ना है तो एग्जाम में ऐसे तरीके के क्वेश्चन ही छोड़े जाते हैं, तो ये बात भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वे आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और थर्ड दिया था यूपीएससी ने कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स है 2010 का ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन्स ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। अब ये 3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया है। अगर आप पहला पढ़ेंगे कि अंडर रामसर कन्वेंशन ये मैंडेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने के जितने वेटलैंड्स है सारे के सारे वेटलैंड्स को हम लोग ये बेसिकली प्रोटेक्ट और कंजर्व करेंगे, ठीक है। ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सारे के सारे वेटलैंड्स ऑल। जैसे ही आपने देखा आप पहला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जैसे आपने पहले स्टेटमेंट प्लस मैंडेटरी है कि मैंडेटरी भी दिया है ऑल भी दिया है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर में 2 चीजें, तो इसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। मैंने आपको बताया 2 फैक्ट या फिर 2 स्टेट एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजें अगर आपको ऐसे पकड़ में आता है तो उस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो ऐसे स्टेटमेंट को ही आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करके उसे हटाएंगे। तो जैसे आपने पहला हटाया, यहाँ से ए गया, यहाँ से डी गया, तो आंसर या तो बी होगा या तो आंसर सी होगा, ठीक है। फिर अगर आप पढ़ेंगे, फिर यूपीएससी ने दिया था कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स है 2010 का वे आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। दूसरा इस क्वेश्चन में एक और सीखने की बात है और इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब यूपीएससी में दिया है ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस थिंग, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट थिंग, ये हमेशा यूपीएससी में रॉन्ग हुआ है, ठीक है। रिकमेंडेशन कुछ और चीज का देगा, यूपीएससी दे देगा वो रिकमेंडेशन इसने दिया है, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेशन रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे नहीं होता है, बट यूपीएससी दे देगा कि रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे होता है, ठीक है। प्लस अगर ये सेकंड स्टेटमेंट देंगे इसमें भी 2 फैक्ट है। कैसे? यहाँ तो यूपीएससी ने दिया है जो रूल्स है वेटलैंड रूल्स 2010 का, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया हाफ 1/2, दूसरा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, दूसरा 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो 2 भी राइट नहीं होगा। जैसे आपने 2 का एलिमिनेट किया आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 3 ओनली। भले आपने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ऐसे रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर जो है बेसिकली इट्स अ सिटी इन ईरान और ये कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। वेटलैंड्स के बारे में ऐसे भी पता भी होना चाहिए, अपडेट भी कर लीजिएगा अपने आप को। हर साल आप देखेंगे कि वेटलैंड्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे वेटलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कितने वेटलैंड्स है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये
सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक तो कौन फ्रेम करता है मुझे नहीं पता, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करता है कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करती है, कोई और फ्रेम करता है, ठीक है, या और किसके रिकमेंडेशन पे होता है, रामसर कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे था कि किसी और के रिकमेंडेशन पे था। जैसे ही आप 2 का एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्टली आंसर मिलता 3 ओनली। प्लस एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी देगा जिसमें एक राइट होगा एक रॉन्ग होगा। मैं इतने सारे वीडियोस जितने भी बनाए हैं सब में मैंने आपको ये बात बताया कि 2 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट राइट होता है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। ढंग से देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010, थर्ड में भी दिया है वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010, मतलब दोनों में वेटलैंड के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, रूल्स के बारे में। मतलब हमें इतना समझ में आ गया कि एक इसमें राइट होगा एक इसमें रॉन्ग होगा, ठीक है। ये सोच करके भी आप सोच सकते थे कि 2 और 3 साथ में नहीं आ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप बी को एलिमिनेट करते, डी को एलिमिनेट करते, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 साथ में दिया गया है, तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ऑल दी वेटलैंड्स नहीं है, और प्लस यहाँ पे मैंडेटरी वर्ड दिया गया है, तो ये सोच करके आप ए को भी एलिमिनेट करते और साथ ही साथ आप बी को भी एलिमिनेट करते, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता 3 ओनली। तो ये इजी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन को आप बेसिकली एग्जाम में छोड़ नहीं सकते, तो कर लेना चाहिए था, कहने का ये मतलब है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 41 क्वेश्चन। तो इसके पहले हमने कहाँ तक किया था, ये क्वेश्चन कितना था, 40 था, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग 41 क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा था, अब ये भी सीखने का क्वेश्चन है कि यूपीएससी हर साल गैसेस के ऊपर में क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर हमेशा ऑल ऑफ द अबव होता है, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला आप पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स जो है वो रिलीज करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, करता होगा। अब कोई रिसर्च थोड़ी कर रहा है बैठ करके कि करता है कि नहीं करता है, करता होगा, ठीक है, रिलीज ही तो कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता होगा, भले 0.00001% क्वांटिटी में निकले, बट यार कर रहा होगा तो कर रहा होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो समझ में आ रहा होगा चीजें, ठीक है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, होता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पॉल्यूट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, ये भी होता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर आग बनकर के मार्क कीजिएगा डी 1 2 एंड 3, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स राइट होंगे, ठीक है। ये 41 जैसा क्वेश्चन है, हर साल यूपीएससी का 2 नंबर फ्री में देकर के जाता है। 2019 के पेपर में खोल लीजिए, 2020 खोल लीजिए, 2021 खोल लीजिए, 2022 का पेपर खोल लीजिए, गैसेस के ऊपर में क्वेश्चन आता है जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। तो ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए आपको बेसिकली। फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर और कंसावती। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है तो अटेम्प्ट करने लायक होते हैं, नहीं पता है तो इस क्वेश्चन पे रिस्क लेने का नहीं होता है। यही सब क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्क्स दे करके जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली पता है तो अटेम्प्ट कीजिए, ज्यादा दिमाग लगा करके इटिमोलॉजी से सॉल्व करो, वो करो, नहीं होता है बेसिकली, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, अब आप इसे लॉजिकली कैसे डिड्यूस करोगे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट, तो देखिए अगर यूरेनियम से रिलेटेड कुछ होता ना तो आपको पता होता है, रीजन बीइंग कि फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी यूपीएससी यूरेनियम का टॉपिक ले लीजिए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनपीटी ट्रीटी, ये सब जितने भी न्यूक्लियर वाले सेगमेंट है उससे आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है, ठीक है। तो ए के बारे में जनरली पता रहने से मार्क हो जाता है, कहने का ये मतलब है। तो ए इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी आप डिड्यूस कर सकते थे कि ये भी आंसर नहीं होगा, रीजन बीइंग कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता, ठीक है, ज्योग्राफी ये सब में भी आपने पढ़ा होता, तो ये नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि सी आंसर है या फिर डी आंसर है, आपने एलिमिनेट कर लिया होगा ए और बी को, ऑप्शन यहाँ पे सी और डी में कंफ्यूजन हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा भी रॉन्ग था, मैंने मार्क किया था अंडरग्राउंड केव सिस्टम, इसका आंसर निकला वाटर रिजर्वर, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चन से बचना ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है, कि सिंगल लाइनर वाले जो स्टेटमेंट आते हैं जिसमें आप कोई ट्रिक्स के जरिए उसे आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करने में भलाई होती है, वरना फिर 50-50% का रिस्क लेकर के आप फिर मार्क कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी, जो है सीएनजी है बेसिकली, एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बताना है आपको बेसिकली एस सीएनजी का क्या क्या मतलब फायदा है कि नहीं है ये सब। तो ये मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एस सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे दिया है कि एस सीएनजी एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन। फिर हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस। और चौथा दिया है कि एस सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी, ठीक है। अब चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में सबसे पहले इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। और पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं ये बात, जो 4 स्टेटमेंट जिसमें भी आता है उसमें कभी भी चारों के चारों स्टेटमेंट राइट नहीं होते हैं, ठीक है। और कभी भी आंसर 1 ओनली नहीं होता है। 1 ओनली इट मींस कि अगर 4 स्टेटमेंट दिया ना, कभी इसमें से एक स्टेटमेंट राइट नहीं होगा, मिनिमम 2 राइट होगा ही होगा।
कॉमन सेंस लगाइए। अगर एग्जामिनर को आपसे एक ही स्टेटमेंट राइट पूछना रहता तो 4 स्टेटमेंट क्यों बना करके देता? उसके पास फालतू का टाइम थोड़ी है इतना बैठ करके कि वो 4 स्टेटमेंट बना करके देगा आपको एक चीज पूछने के लिए। अगर 4 स्टेटमेंट आया इसका मतलब मिनिमम एक से ज्यादा तो स्टेटमेंट राइट होंगे ही होंगे। चारों के चारों राइट नहीं होंगे, वन ओनली कभी आंसर नहीं होता है। खोल करके देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन 4 स्टेटमेंट वाला जो यूपीएससी ने पूछा है, खोल करके आप चेक कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। 4 स्टेटमेंट जहां पे भी आता है उसमें कभी सिंगल लाइन मतलब एक स्टेटमेंट कभी आंसर नहीं होगा, और सारे के सारे स्टेटमेंट्स कभी आंसर नहीं होंगे। मतलब मिनिमम टू ओनली, 2 स्टेटमेंट राइट होंगे या तो 3 स्टेटमेंट राइट होंगे। तो अब जैसे इसका ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, तो आप बेसिकली समझ। एक सेकेंड, शायद इस साइड का स्क्रीन कटा हुआ आ रहा होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा कि, हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 ओनली, फिर बी में दिया यूपीएससी ने 2 और 3 ओनली, सी में दिया 4 ओनली, और डी में दिया 1 2 और 3 4। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले किससे मैं एलिमिनेट करूंगा? डी को, 1 2 3 4, कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स राइट नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा ही होगा। और ए और सी को भी, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, 4 स्टेटमेंट में कभी भी आंसर 1 ओनली या फिर 4 ओनली इस केस में नहीं होगा। एक स्टेटमेंट राइट नहीं होंगे, मतलब मिनिमम 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेटमेंट राइट होंगे। तो भले मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैं आंख बंद करके भी अगर बी मार्क करूंगा 2 और 3 ओनली, तो भी ये स्टेटमेंट राइट होगा। और ये जो मैं कह रहा हूं आप जाकर के पास्ट ईयर के बाकी क्वेश्चंस में देखिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 ओनली। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तो समझ में आएगा कि यूपीएससी ने जो पूछा था वो क्या पूछा था। ठीक है, कि जैसे यूपीएससी ने यहाँ पे पूछा है कि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि एस सी एन जी जो है, एस फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन हाइड्रोकार्बन एमिशन, पढ़ के भी लग रहा होगा बहुत जनरल है। ठीक है, कि एस फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड करता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और कुछ होना भी चाहिए ना, कुछ बेनिफिट होना भी चाहिए। अगर आप सीएनजी में हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा एड ऑन कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट आपको मिलना भी चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ करके आपको थोड़ा बहुत जनरल वाइब आएगा। ठीक है, आप अगर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस, तो नॉर्मल सी बात है कि सीएनजी है उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो है अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस, तो ठीक है, किया जा सकता है। 150 है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा है, 90% या फिर 95% तो नहीं बोल रहा है, 1/5 बोल रहा है, पढ़ के भी लगेगा कि ठीक है किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप कि एस सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी, ये फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता ही होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपने मैगजीन पढ़ा था तो उसमें दिया था कि हाइड्रोजन एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये और कोई भी चीज आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं ना, सीएनजी में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो ये दिया है कि मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। तो कोई भी चीज में अगर आप कुछ ऐड ऑन करेंगे तो नॉर्मल सा बात है, पहले अगर वो 10 रुपए का होगा तो 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ के ही आपको वो चीज मिलेगा। ठीक है, अगर 10 का था तो 12 में मिल जाएगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो सीएनजी में अगर आप कुछ ऐड ऑन करें तो नॉर्मल सा बात है, हाइड्रोजन आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हैं तो वो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? लेस एक्सपेंसिव कैसे होगा? कोई चीज में आप कुछ ऐड ऑन करें तो वो चीज और थोड़ा महंगा ही होगा ना। तो कहने का ये पर्पस है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है जैसे आप एलिमिनेट करते हैं, प्लस मैंने आपको बताया भी यूपीएससी का आदत है हाई को लो कर देना, लेस को मोर कर देना। ठीक है, उसके बाद में इंक्रीज को डिक्रीज कर देना, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना उसके साथ में यूपीएससी बहुत ज्यादा खेलता है, तो ये बात पता होना चाहिए आपको। तो ये जैसे आप फोर्थ को एलिमिनेट करते हैं, अब देखिए यहाँ से भी आप एक और चीज ये भी देख सकते थे, यहाँ पे आपने फोर्थ को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे डी गया, सी गया, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 ओनली और 2 और 3 में सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के बहुत जनरल फीलिंग आएगा आपको। तो इसका आंसर 2 और 3 ओनली है। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ द एससीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। तो मेन एडवांटेज है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग, और भी चीजों का एमिशन है उसका भी रिड्यूस करने का पर्पस होता है सीएनजी का। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग दिया था यूपीएससी ने। अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, बहुत लोगों का राइट होता है, और ऐसे भी जिसमें 4 स्टेटमेंट आता है वैसे क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं होता है। तो ये 43 क्वेश्चन है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है। फिर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट, तो ये इजी क्वेश्चन था एक ज्योग्राफी का। अब इसमें क्या देखने की बात है, अगर आप ढंग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया 2 स्टेटमेंट में यूपीएससी का अपोजिट खेलने का बहुत ज्यादा आदत होता है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, बी में क्या दिया है कि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, और डी पढ़िए क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ एक जगह रिफ्लेक्ट की बात दी गई है, एक जगह डिफ्लेक्ट की बात दी गई है, इतना मुझे समझ में आएगा या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। ये सबसे पहले मैं सी को एलिमिनेट करता कि द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, तो ये नहीं होता है। ठीक है, और या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे ना, आप एक चीज पाएंगे यहाँ पे, देखिए ए में
क्लाउड्स एब्जर्व द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यहाँ पे रेडिएशन की बात की जा रही है। बी में देखिए क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, यहाँ पे भी रेडिएशन की बात की जा रही है। इसका मतलब इतना मुझे समझ में आ गया, रेडिएशन भी कहीं ना कहीं आंसर में होगा, ठीक है। ये सोच करके भी आप थोड़ा लॉजिक लगाते और बी को मार्क करते तो आंसर आपको मिल जाता कि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। एक तो एक ही क्वेश्चन में आपको बेसिकली लॉजिकली डिड्यूस करना पड़ता है, कहने का ये मतलब है। तो या तो ड्यू ड्रॉप्स ऐसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ कुछ एरिया है ज्योग्राफी के जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे ड्यू ड्रॉप के कंडीशंस भी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि क्लियर स्काई होना चाहिए, काल्म एयर होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग अगर आपका बेसिकली लॉन्ग नाइट्स होता है, कोल्ड नाइट्स होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ड्यू ड्रॉप्स मतलब ज़्यादा इवापोरेशन होता है और ज़्यादा इवापोरेशन होने के कारण ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है नॉट, ठीक है, क्या वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड इन ए क्लाउडी नाइट। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्लाउड जो है बेसिकली अर्थ के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ड्यू ड्रॉप फॉर्म नहीं होता है आपका क्लाउडी नाइट में। तो बी इसका आंसर है, ठीक है। और आप लॉजिकली भी डिड्यूस कर सकते थे, कहने का ये मतलब है। ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए एग्जाम में। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो 44th अमेंडमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इंट्रोड्यूस किया था एक आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये फालतू स्टेटमेंट है, ठीक है। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं होता है, सब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ही होती है, कहने का ये मतलब है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप काट देते, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 99th अमेंडमेंट जो है उसे स्ट्रक डाउन किया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो 99th अमेंडमेंट बेसिकली आपका एनजेएसी के साथ में डील करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमिटीज थी उसके साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि ये जो एनजेएसी के थ्रू जो हम लोग जजेस को अपॉइंट करेंगे ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं वो वैलिड रहेगा, और ये एनजीएसी को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो ये आपने पढ़ा होगा, कोई भी आपने न्यूज़ व्यूज़ भी पढ़ा होगा तो दिया था, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उस साल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ईजी क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, इसमें 1 स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये हमने क्या 45, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। यूपीएससी ने पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। कि कैन नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट, अभी मैंने आपको बताया यूपीएससी में नेगेटिव स्टेटमेंट जहां पे भी आएगा आपको सावधान हो जाना है। नेगेटिव स्टेटमेंट यूपीएससी में रॉन्ग होता है, ये बात मान करके चलना है। अब आपने पढ़ा है ऐसे भी जजेस वाला जो टॉपिक है, जो सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि कोई भी मोशन को बेसिकली अगर पास करते हैं तो लोकसभा में अगर आप मोशन पास करें तो 100 मेंबर का सपोर्ट लगता है, और राज्यसभा में अगर आप मोशन पास कर रहे हैं तो आपको 50 मेंबर का सपोर्ट लगता है, और फिर वो अल्टीमेटली मोशन पास करने के बाद में स्पीकर के पास में जाता है। तो स्पीकर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो उसी टाइम पे फिर वो जजेस का जो इम्पीचमेंट है वहीं पर रुक जाएगा, और अगर पास कर दिया तो फिर बाकी के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, पढ़ते ही समझ में आ गया था। अब वापस हम लोग देखेंगे 4 स्टेटमेंट है, इसका मतलब आंसर कभी चारों के चारों स्टेटमेंट्स राइट नहीं होंगे, और 1 ओनली कभी नहीं होगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले में देखा था। तो सबसे पहले हम लोग नीचे आएंगे, तो सबसे पहले आप इसमें किसको एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहले आप बी को एलिमिनेट करेंगे कि बी तो आंसर कभी नहीं होगा। आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, चारों के चारों स्टेटमेंट्स राइट कभी नहीं होंगे और 1 ओनली नहीं होगा। तो बी आपने एलिमिनेट किया, अब आंसर या तो ए है, सी है, डी है। अब हम लोग देखेंगे, अभी हमने पढ़ा कि नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, तो पहला आप एलिमिनेट करते, जैसे ही आपने 1 को एलिमिनेट किया, ए गया, डी गया, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता सी, आपको डायरेक्टली आंसर मिलता सी, 3 और 4 ओनली। अब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, थर्ड पढ़िए, फोर्थ पढ़िए, पढ़ने का मन है पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है आपको पता है कि आंसर इसका सी ओनली होने, मतलब 3 और 4 ओनली होने वाला है, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर यूपीएससी ने दिया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India। वापस एक क्वेश्चन, यूपीएससी का आदत है जहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, जिंदगी में हमेशा रॉन्ग हुआ यूपीएससी में। तो कहीं पे भी अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस, वो स्टेटमेंट कभी राइट नहीं होता है। तो ये इनकैपेसिटी और जो अप्रूव्ड मिसबिहेवियर होता है वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बात पता होना चाहिए। तो 2 भी आप एलिमिनेट करते, 2 ऐसे भी एक ही जगह पे दिया है तो एलिमिनेट करते, नहीं करते बात एक ही पड़ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे कि जो डिटेल्स होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो ठीक है दिया हुआ है। और फोर्थ अगर आप पढ़ते कि द मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, ठीक है,
ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग। तो जो लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बेसिकली ज्ञान दिया हुआ है स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। कह रहा है कि अगर जजेस का मोशन जो है वो पास हो जाता है तो फिर वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो ये पता ही है, ठीक है, जजेस ये सब को निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सब जितने भी इम्पीचमेंट ये सब के टाइम पे जो होते हैं वो बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी से की जाती है। तो फोर्थ इज द राइट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका 3 और 4 ओनली। ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपको बेसिकली फ्री फंड्स के मार्क्स दे करके जाते हैं। फिर यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन नंबर 47 कि जो 9th शेड्यूल है वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो 9th शेड्यूल बेसिकली आपका आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा वो लैंड रिफॉर्म्स ये सब के बारे में। तो उसी टाइम पे बेसिकली 9th शेड्यूल आया था। तो उस टाइम पे 1951 में प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ईजी क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि ये कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल सेक्टर जो है उसे नेशनलाइज किया गया था बाय द गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया है कि किसके पीरियड में किया गया आपको नहीं पता है, ठीक है। दूसरा अगर आप पढ़ेंगे कि नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। अगर आपने कोल वोल पढ़ा होगा, ऐसे भी कोल, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, ये सब चीज़ें यूपीएससी बहुत पूछने लगा है, ठीक है। तो अगले बार आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो हो गया, डीएमएफ के बारे में, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये सब जो मिनरल से रिलेटेड बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। कोल सेक्टर के बारे में कितने तरीके के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पिट, फिर आपका लिग्नाइट, ये सब टॉपिक्स को कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी पता है कि नहीं पता है आपको कि लॉटरी बेसिस पे होता है कि नहीं होता है। अब सीखने की क्या बात है, थर्ड स्टेटमेंट के जरिए आप इस क्वेश्चन का एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को मार्क कर दिए होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टिल रिसेंटली। एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी में जब भी आता है ना रिसेंटली, टिल रिसेंटली, इस तरीके के जो आते हैं ये यूपीएससी में हमेशा रॉन्ग होता है। 10 बार अगर यूपीएससी ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया होगा टिल रिसेंटली या फिर रिसेंटली ऐसा हुआ, वो रिसेंटली होता नहीं है, यूपीएससी जबरदस्ती बना देता है उसे कि वो रिसेंटली हुआ है। खोल करके चेक कीजिएगा आप, ठीक है, कि रिसेंटली वर्ड यूपीएससी में रॉन्ग होता है कि राइट होता है। तो ये टिल रिसेंटली बोल करके कुछ नहीं है। इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। इंडिया अभी भी इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कोल ऐसे भी न्यूज में रहता है तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हम लोग अभी भी कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं अभी भी कोल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है कि इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट एकदम वाहियात स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से डी जाता, सी जाता, बी जाता, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता 1 ओनली, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपका कोल सेक्टर है उसे नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी के पीरियड में, 1973 के आसपास कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया था। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है कि नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। तो लॉटरी बेसिस पे एलोकेट नहीं किया जाता है, ऑप्शन किया जाता है कोल्स का, ठीक है। तो कोल ब्लॉक्स का बेसिकली ऑप्शन किया जाता है और जो बेसिकली बिड करते हैं उसे कोल ब्लॉक्स जो एलोकेट कर दिया जाता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट का काम सस्ता में करके देंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को बेसिकली फायदा होगा। तो 2 स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और पहला स्टेटमेंट राइट और थर्ड भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। इजी क्वेश्चन था, बस ट्रिक लगाना था इस क्वेश्चन में। अब आपको इंदिरा गांधी के पीरियड में हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉटरी बेसिस पे होता है कि नहीं होता है, यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं था जानने में। यूपीएससी बस ये जानना चाहता था कि आपको पता है कि इंडिया अभी भी कोल पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ है इंडिया। बस ये स्टेटमेंट यूपीएससी जानना चाहता था और इसी स्टेटमेंट को जानने के लिए यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959 का, ये एग्जेम्प्ट करता है सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है, बहुत जनरल वाइब आ रहा होगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट करता होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। और पता ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कुछ ना कुछ पोस्ट तो एग्जेम्प्टेड होगा ही होगा, ठीक है। अब अच्छा, एक स्टेटमेंट आप इसमें क्या देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं रहता, यूपीएससी जबरदस्ती उसे उठा करके दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। ये ट्रिक डाल लीजिए दिमाग में, 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2020 का पेपर, 19 का पेपर, कोई भी साल का पेपर उठाइए, हर साल ये ट्रिक आता है और हर साल यूपीएससी में रॉन्ग आता है। कहने का ये मतलब है। तो थर्ड को जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं, इसमें डायरेक्टली आपको आंसर मिलता है 1 and 2 ओनली। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट दिया है, द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब 5 बार हुआ है, 10 बार हुआ है, आपको पता है नहीं पता है, कोई जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, यूपीएससी बस इतना जानना चाह रहा है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया गया है, ठीक है। और पता हो चाहे नहीं पता हो, ये ट्रिक आप दिमाग में घुसा करके जाइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी अगर यूपीएससी मेंशन करता है कि ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, वो हमेशा आंसर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन नहीं होता है, पर यूपीएससी उसे जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाता है। तो थर्ड को आप डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 1 and 2 ओनली।
और ये जो 5 बार अमेंडमेंट हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ये राइट है, ठीक है। फिर यूपीएससी ने पूछा था कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली थर्ड, तो होगा ही नहीं, आपने शेड्यूल पढ़ा ही होगा, ज़्यादा शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, वो आप बैठ करके आपने पढ़ा ही होगा। 12 शेड्यूल जो है वो है ही नहीं, आपने पढ़ा है। थर्ड शेड्यूल होगा नहीं, कन्फ्यूजन हुआ होगा फिफ्थ और फिफ्थ और अच्छा सिक्स भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो, ये डायरेक्टली आपको इसका आंसर है फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। 9 शेड्यूल भी होगा नहीं। जनरली अगर 6 शेड्यूल आता तो कन्फ्यूजन होता है कि 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल में क्यों मार्क किया जाए, क्योंकि 6 शेड्यूल में बेसिकली आप 4 स्टेट्स के बारे में बेसिकली उसमें बात किया जाता है। ATMM करके आपने याद रखा होगा, तो मुझे तो वो 4 स्टेट्स ऐसे याद है, AT और जीरो बादल करके मैं याद रखा हूँ। जीरो बादल मतलब जीरो मतलब मिजोरम हो गया, और बादल मतलब मेघालय, ऐसे करके मैंने याद रखा है। और AT का मतलब हो गया आपका असम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स के बारे में बेसिकली 6 शेड्यूल डील करता है, और 5th शेड्यूल जो है वो बेसिकली आपका ये शेड्यूल एरिया है सब के बारे में बात करता है, बाकी के स्टेट्स के। तो ये 5th शेड्यूल इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ये तो डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है भी नहीं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, ताकि सीक्वेंस में फिर बनाने में हमें आसानी होगा बेसिकली। तो 51 से हम लोग फिर आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है।